बेटा देखो, बहुत सारा प्रोडक्शन कॉस्ट आप लोग अपने स्कूल लेवल पे पढ़ के आए, ठीक है। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब हम बात कर कहते हैं सर अचानक से प्रोडक्शन क्यों पढ़ा रहे, बिकॉज मुझको सप्लाई पढ़ाना है। सप्लाई तभी समझ में आएगा जब प्रोडक्शन आती होगी। अगर प्रोडक्शन नहीं आती, आप जिंदगी में कभी सप्लाई कर सीख ही नहीं पाएंगे। फिर आप उसको सिर्फ याद करोगे, रट्टा मारोगे कि हाँ सप्लाई कर वैसा होता है, अदरवाइज कभी जिंदगी सप्लाई सीख ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो उसके लिए रीजन है, रीजन समझना बहुत ध्यान से। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि भाई लेट आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वेयर कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो शॉर्ट रन का मतलब ही क्या होता है? अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें 1 साल से कम का टाइम पीरियड है, उसे शॉर्ट रन कहते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे टाइम के हिसाब से नहीं होता, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से नहीं होता। अगर हमारा एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है, इफ वी आर यूजिंग 3 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स, उसमें से कुछ हमारे वेरिएबल्स होंगे और कुछ हमारे पास क्या होंगे जी, फिक्स होंगे। अगर एक भी फैक्टर आपका क्या है जी, फिक्स्ड है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, 2 फिक्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अगर एक भी फिक्स फैक्टर है तो आप शॉर्ट रन में खड़े हो। जब आपके सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि हम कहां पर आ गए हैं जी, लॉन्ग रन में आ गए। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक बार स्टेटमेंट को। If at least one of the factor of production is fixed, if at least one of the factor of production is fixed, if at least one of the factor of production is fixed, then the time period is said to be short run. Then the time period is said to be short run. And and when all the factors of production are variable in nature, when all the factors of production are variable in nature, when all the factors of production are variable in nature, then the time period is said to be long run time period. Then the time period is said to be long run time period. तो शॉर्ट रन क्या है बेटा? कम से कम एक फिक्स चाहिए, और लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे वेरिएबल। शॉर्ट रन कम से कम एक फिक्स, और लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट रन टाइम पीरियड की, तो मैंने लिख दिया भाई, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वेयर कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। देखिए, मैं को आपको थोड़ी सी ना कर्व्स की स्केचिंग सिखानी है, थोड़ा कर्व स्केचिंग जरूरी है आना, अगर नहीं आप सीखेंगे तो बड़ा परेशान हो जाएंगे। शॉर्ट रन में जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं, तो एक टर्म आपने सुनी होती है, सब सुन के आए होंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबने सुना है ना ये लॉ? याद किया होगा बचपन में, यस सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आपने जो इस लॉ को पढ़ा है, और जो मैं आज आपको लॉ पढ़ाने वाला हूँ, जो एक्चुअल लॉ है, चाहे गूगल पे चेक करेंगे साथ मिलके, ठीक है। जमीन और आसमान का फर्क है दोस्त, जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए कह रहा हूँ बहुत ज्यादा ध्यान से सीख लीजिएगा, अदरवाइज परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने लॉ इतना पढ़ा है, सुन लीजिए कैसे। अच्छा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नेसेसरी परेशान होंगे, उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए रेलेवेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो तुम्हारी बैंड बच जानी है। आपने कहा जी, यहाँ पे लिखा वर्टिकल एक्सिस पे क्यू, क्यू स्टैंड फॉर दी प्रोडक्शन आउटपुट, कुछ भी आप कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एल लिखा, एल स्टैंड फॉर द क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यू कैन से द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो भी मेरा वेरिएबल फैक्टर है। लो पढ़ते समय आपने क्या बोला, एज ए स्टेटमेंट पढ़ी है, विद द गिवन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, इफ वी इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर विद अस, initially total product increases at increasing rate, thereafter increases at diminishing rate, reaches the maximum, then starts falling। ये पढ़ा सब लोगों ने? यस।
with the given fixed factors of production, if we increase variable factor, initially total product TPP कह दो, TP कह दो, increase at the increasing rate, thereafter increases at diminishing rate and finally starts falling. Is it clear? ये सब ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बता दीजिए बस. यस सर. यस सर. आप लोगों ने बोला शुरुआत में लेबर जब बढ़ रही है तो आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो आपने फंक्शन को ड्रॉ कर दिया कन्वेक्स. फिर आपने बोला अब इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो आपने फंक्शन को कर दिया कॉनकेव. और फिर आपने बोला फाइनली आउटपुट फॉल्स, तो आपने फंक्शन को कर दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग. ऐसा तो किया आप लोगों ने. इनिशियली आउटपुट बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से एंड देन फॉल्स. एम आई क्लियर टिल हियर? सबने ऐसा पढ़ा है ना बचपन में भैया? यस सर. आप कहते थे, मैं नहीं कहता, आप कहते थे कि सर जब तक ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है ये फर्स्ट फेज है, जब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा तो सेकंड फेज है, और जब डिक्रीज करेगा तो थर्ड फेज है. बोलो हाँ या ना? यस सर. यस सर. ये गलत है. ऐसा नहीं हो, फेसेस ऐसे डिसाइड नहीं. फिलहाल मैं अभी आपको लॉ नहीं पढ़ा तो मैं डिटेल में जा नहीं सकता, लेकिन ये प्रूव कर देता हूं कि आप कहते हो कि जब तक ये इंक्रीजिंग रेट से जाएगा तब तक फेज वन, आप सब यही लोग कहते हैं ना. यस ऐसा सर. नहीं होता. मैं आपको रीजन नहीं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ खाली. ओरिजिन से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस कर्व पे, जैसे यहाँ पे टेंजेंट आ रही है, यहां तक फेज वन रहता है, यहां तक स्टेज वन रहते. कहते हैं हमको कैसे पता, हम क्यों माने, हम तो यहीं तक मानेंगे फेज वन. गूगल आपके पास ही मेरे पास ही, मैंने इसको शट डाउन किया. ये भैया मैंने अपना गूगल बाबा कहाँ है भाई, इस गूगल दिख रहा है मेरे फोन, सफारी होगा, ये रहा, सफारी खोल लेते हैं. चलो सफारी में हमने लिखा गूगल, गूगल पे लिखा जी, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डायग्राम. एक सुंदर डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा, ठीक है जी, जो आप लोगों ने पढ़ा मैं उसके हिसाब से दिखाता हूँ. आप ये देखो, ये एक डायग्राम इस समय सबको दिख रहा है, एक डायग्राम ये रहा स्क्रीन पे. हाँ यस जी. सर. यस सर. मैं इस पे लिख नहीं पाऊंगा, लिखने का ऑप्शन नहीं है. आप देख रहे हो एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है ओरिजिन से ऑरेंज कलर के कर्व के ऊपर, देख रहे हैं? यस सर. जहां वो टेंजेंट है वहां तक फेस वन होता है. जहां तक वो टेंजेंट आती है बेटा वहां तक क्या होता है, फेस वन होता है. आप लोगों ने जो भी पढ़ा है स्कूल लेवल में वो गलत पढ़ा है जी. और इसकी डेरिवेशन है मेरे पास, लेकिन आज नहीं सिखा रहा, किसी और दिन सिखाऊंगा. आज मेरा पर्पस कुछ और है सिखाने का, मेरे को आपको सप्लाई कब सिखाना है बस मैं इसलिए बताने आया हूँ. ठीक है, आप मुझे इतना बताइए, आपकी बात बड़ी करी जो गलत है, फिर भी चलो एक बार मान लिया, ये फेज वन है, ये टू है, ये थ्री है. एक रैशनल प्रोड्यूसर कहाँ काम करता है? सेकंड में. आप लोग कहते नहीं कहते? यस सर. आपने फिर साथ साथ में अगर ये डायग्राम पढ़ा है तो आपने एक डायग्राम और भी पढ़ा होगा साथ साथ में, देखिए कैसे. वो डायग्राम क्या था? आपने कहा हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बनाएंगे, यहाँ पे लिखा एल, यहाँ पे लिखा आपने MPL, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. ध्यान सुनिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. ये इन फेसिस को आपके हिसाब से जो फेसिस है उनको मैं नीचे ले आया. आप कहते हो जब टीपीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है उस समय मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता है जी. जब टीपीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो एमपी मेरा फॉल करता है बट रिमेन्स पॉजिटिव, और उसके बाद एमपी मेरा नेगेटिव हो जाता है. राइट? ऐसे पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बताइए. अगर मैं आपके हिसाब से समझूं और आप कहते हो कि रैशनल प्रोड्यूसर सिर्फ सेकंड फेज में काम करता है, यहाँ पे प्रोडक्शन कभी भी नहीं होगी, प्रोडक्शन सिर्फ कहाँ होगी,
सेकंड फेज में होगी। तो कोरस्पॉन्डिंगली जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सिर्फ कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? बोलिए। तो Yes, sir. मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि एक रैशनल प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्शन करता है। एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. अब एक बात और सुनिए बहुत ध्यान से। Now the question is coming for the cash price of 5,000 rupees. पार्टिसिपेट वही कर पाएगा जिसका कैमरा ओपन रहेगा जी, प्लीज। 5,000 कैश प्राइस राइट नाउ, पेटीएम, गूगल पे, whatever. ओनली दोज पीपल कैन पार्टिसिपेट जिनका कैमरा ओपन होगा, अदरवाइज आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जी। बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। एआई से पूछ सकते हो बट उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, खाली आंसर से कुछ नहीं होगा। मेरा आपसे सवाल है, आपको बचपन में सिखाया गया था कि बेटा मान लो अगर आप एक फर्म हो, किसी कमोडिटी का जो प्राइस है फॉर एग्जाम्पल वो 10 रुपए है, एक फर्म से पूछा भाई आप कितनी सप्लाई देना पसंद करोगे, क्वांटिटी सप्लाइड। फर्म ने बोला जी मैं 100 यूनिट सप्लाई करूंगी। अचानक से बेटा मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, नाउ द प्राइस इज लाइक 11। तो फर्म से पूछा भाई अब तू कितनी सप्लाई करेगी, कम या ज्यादा, कहती मैं ज्यादा करूंगी। मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी। मैं ज्यादा क्यों करेगी, कहते हैं भैया जब प्राइस बढ़ा ना तो मेरे प्रॉफिट बढ़ गए। जब मेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो मेरे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस प्रॉफिट बढ़ने की वजह से मैं सप्लाई ज्यादा करूंगी। नाउ आई कैन सप्लाई लेट सपोज 110 या 120 कुछ भी, प्राइस और बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा, इसलिए मैं और ज्यादा सप्लाई करूंगी। तो इसलिए प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, इस वजह से सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये वाहियात और सबसे गलत जवाब है। नाउ टेल मी द रीजन वाई सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अगर ये रीजन है कि प्राइस बढ़ने पे मेरे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और उस वजह से हम सप्लाई ज्यादा करते हैं, तो प्लीज मत बताइएगा, ये रीजन वैलिड नहीं है। और मैं रीजन तब मानूंगा जब आप उसका प्रूफ देंगे। 5,000 rupees cash price right now. Now you can raise hand. My question is why supply curve is upward sloping? एक जने का हैंड रेज्ड है सिर्फ, नीरजा जी। एनीवन एल्स? क्योंकि आप सबने ये पढ़ा है, मुझे पता है सबने ये पढ़ा है संदीप गर्ग से। प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, सप्लाई ज्यादा। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। नीरजा जी आप बताइए। सर मेरी आगे सेकंड बस यस कि कॉस्ट बढ़ता है अगर प्राइस बढ़ती है तो प्रोडक्ट का, और अगर प्रोडक्ट से अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो कोई भी प्रोड्यूसर यही चाहेगा कि उसका प्राइस बढ़ाए वो प्रोडक्ट का, ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा मतलब कमाने का मौका मिले। सॉरी रॉन्ग आंसर। आयुष्मान जी कहाँ से, कर ले चैट जीपीटी? नहीं सर, ChatGPT ने रिकॉर्डिंग देखी थी आपकी। अच्छा नहीं, फिर आप रिकॉर्डिंग देख ली तो फिर मजा नहीं आया, देखो फिर ये तो गलत चीज है। रिकॉर्डिंग जिसने देख ली तो उसको पता ही होगा। चलो दोस्त मैं रीजन बताता हूँ और ध्यान समझना कि आप पूरी स्कूल लेवल गलत पढ़ के आ गए, वजह समझना बहुत ध्यान से। लुक एट द स्क्रीन्स, इंपॉर्टेंट एरिया। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, वापस लौट के आऊंगा, पहले कुछ और सिखा रहा हूँ। जब मैं कहता हूं कि मेरा जो प्रोडक्शन फंक्शन है, जो आउटपुट है, इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल वेयर कैपिटल फिक्स फैक्टर, इट मींस भाई देखो यार, आप सबसे रिक्वेस्ट है कैमरा आप ओपन कर लीजिए, अदरवाइज आई विल नॉट टेक द लाइव क्लास। मेरे को लाइव क्लास लेने के लिए लोग चाहिए होते हैं, स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, अदरवाइज मैं लाइव क्लास बिल्कुल भी नहीं लूंगा दोस्त। ऑलरेडी यू हैव रिकॉर्डिंग्स, एवरीथिंग यू हैव, आई विल नॉट कंटिन्यू विद द लाइव क्लासेस इफ यू गाइस विल नॉट ओपन योर वेबकैम्स। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट, डोंट टेक माय वर्ड्स कि मजाक कर रहे हैं, आई एम वेरी सीरियस। मैं क्लास सस्पेंड कर देता हूँ अगर मेरे को कैमरास ओपन नहीं मिलते तो। विदाउट वेबकैम्स मैं नहीं पढ़ा पाता भाई, प्लीज।
एवरीबडी, पल्लवी, मानवी, सिया, गौरेश, ऐशानावी, स्नेहा, नीरव, यथार्थ, इश्कीरत कौर, एवरीबडी प्लीज ओपन अ वेबकैम राइट नाउ प्लीज। जब आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक लेबर एक कैपिटल, दो ही फैक्टर्स है, एक लेबर एक कैपिटल, तो आपकी कॉस्ट भी तो इन्हीं दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से आएगी या नहीं आएगी बताइए। आपने कहा कि भैया व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट, भाई एक आपकी लेबर कॉस्ट है और एक आपकी कैपिटल कॉस्ट है, राइट। एक आपकी लेबर कॉस्ट है और एक आपकी कैपिटल कॉस्ट है, एग्री करते हैं। कहते हैं लेबर कॉस्ट के कंपोनेंट क्या होंगे, मैं कहा भैया हर लेबर को हम एक दिहाड़ी, एक वेज रेट देते हैं। क्या देते हैं? वेज रेट। वेज रेट, हर लेबर को 100 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपए दे रहे हैं, वो एक कांस्टेंट होता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा नहीं, वेज रेट विच इज कांस्टेंट मल्टीप्लाई में क्वांटिटी ऑफ लेबर। 500 रुपये मान लो वेज है, एक लेबर तो इतनी, दो लेबर तो इतनी, तीन लेबर इतनी, चार लेबर इतनी, पांच लेबर, कितनी लेबर हमें नहीं पता, लेबर इज वेरिएबल। कैपिटल कॉस्ट क्या है? रेंटल वैल्यू, रेंटल वैल्यू आर से दिखाते हैं। एक यूनिट ऑफ कैपिटल पे आर रुपीज देते हैं, हमारे पास कितनी मशीन है? के मशीन है, विच इज अगेन अ कांस्टेंट क्योंकि फिक्स फैक्टर है। तो मेरे टोटल कॉस्ट में लेबर कॉस्ट आई और कैपिटल कॉस्ट आई, यहां तक को डाउट? जिसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है। जो पैसा आपने वेरिएबल फैक्टर पर खर्च किया वो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, जो पैसा आपने फिक्स फैक्टर पर खर्च किया वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। यहां तक बात सबको समझ में आती है जी? नाउ टेल मी ओनली वन थिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बताइए? चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। एक आउटपुट और बनाएंगे तो मेरी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, इसी को तो मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। वो टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है या फिक्स कॉस्ट की वजह? ये तो चेंज होनी ही नहीं है, तो कांस्टेंट है। तो इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउट, कि एक आउटपुट में अगर हम इंक्रीज करेंगे, एक एडिशनल आउटपुट बनाएंगे, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? से यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मैंने बोला वेरिएबल कॉस्ट का दो एलिमेंट है, डी अपॉन डी क्यू ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? डब्ल्यू एल। इस डब्ल्यू को कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, मैं लिखा डी एल अपॉन में डी क्यू। नाउ इट इज 1 अपॉन में डी क्यू अपॉन में डी एल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाट इज दिस डी क्यू अपॉन डी एल? कैसे रीड करेंगे? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कि एक लेबर और लगाएंगे तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा। ये क्या है बेटा मेरे पास? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एमपीएल। ये एक रिलेशनशिप निकला, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू वेज रेट इनटू में 1/MPL। इसका सीधा इंप्लीकेशन है कि दीज टू आर इनवर्सली रिलेटेड, दीज टू आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर एमपीएल बढ़ेगा तो एमसी कम होगा, एमपीएल कम होगा तो एमसी बढ़ेगा। इसका इंप्लीकेशन आया बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। यहां तक कोई डाउट जी किसी को? इस स्टेटमेंट तक, इस स्टेटमेंट तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो डाउट्स? No, अब sir. सुनिए, अब सुनिए ध्यान से। मैं वापस गया आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर। ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पे।
यहाँ लिखा बेटा मैंने लेबर, यहाँ लिखा आउटपुट, यहाँ लिखा लेबर, यहाँ लिखा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यहाँ लिखा क्यू और यहाँ लिखा मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान से देखना, आई विल नॉट रिपीट। इनिशियली आउटपुट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, thereafter output increases at diminishing rate। मैं थर्ड फेज पे नहीं जा रहा, अभी मेरी जरूरत नहीं है वहां जाने, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर का थर्ड फेज में काम करता है, नहीं करता तो हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। जब तक मेरा आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करूंगा, थोड़ा गैप देके, और उसके बाद वो फॉल करेगा जी। नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नेगेटिव नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी इसको डाउनवर्ड नहीं दिखाया, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? इट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। हमें बहुत अच्छे से पता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड। इसका मतलब जब एमपीएल बढ़ रहा होगा तो एमसी गिर रही होगी, एमसी फॉल कर रही होगी इस समय, और जब एमपीएल गिरेगा तो एमसी बढ़ेगी। समझे मेरी बात? आगे से तुमसे कोई पूछे कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड क्यों होती है, तो ये मत बोलना कि पहले एमसी गिरती है फिर एमसी बढ़ती है इसलिए एमसी यू शेप होती है। ये मत बोलना, पाप लगेगा, पाप। 11th 12th का बच्चा पापी होता है, ऐसे लिख के आता है। क्या लिख के आया? कैसे? तुमसे पूछा गया एमसी कर्व यू शेप्ड क्या होता है, तुमने क्या बोला? इनिशियली एमसी फॉल्स, देन एमसी राइजेस, दैट्स व्हाई एमसी कर्व इज यू शेप्ड। वाह बेटा, गजब आंसर है। करे ये क्या है? लिखा तो तुमने ऐसे ही था ना, सच बताना, ऐसे लिखा था मैं, बट इसका एक्चुअल रीजन समझना ध्यान से क्या होता है। एक्चुअल रीजन बता रहा हूं। इन द शॉर्ट रन, in the law of variable proportion, initially TP increases at increasing rate, thereafter increase at diminishing rate. The correspondingly, MP initially increases and then falls. And by using this result, we can say that MP and MC are inversely related. इसीलिए जब MP increase करता है initially, तो MC fall करता है। जब MP अपने मैक्सिमम पर होता है तो MC अपने मिनिमम पर होता है, और जब MP फॉल करता है तो MC राइज करता है। इसीलिए MC का व्यू शेप रहता है। समझ आ रहा है जी कुछ? लास्ट लाइन। हाँ जी मैम, बिल्कुल। आप प्लीज कैमरा ओपन करिए पहले तो, यति जी। हाँ जी, अब इसको ओपन रखिएगा, ठीक है जी। सुनिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूं, हमने लॉ ऑफ फेवरेबल प्रोपोर्शन पढ़ा बेटा। वो कहता है इनिशियली मेरा प्रोडक्शन यानी आउटपुट इनिशियली इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, देयर आफ्टर इंक्रीज है डिमिनिशिंग रेट। इसकी वजह से एमपी शुरू में राइज करता है और फिर फॉल करता है। एमपी और एमसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कहता क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उसके बाद जब एमपी इनिशियली राइज कर रहा है तो एमसी फॉल कर रहा है। जब एमपी अपने मैक्सिमम पर है तो एमसी अपने मिनिमम पर है, और एमपी जब फॉल करेगा तो एमसी मेरा राइज करेगा। से यस और नो? दैट्स व्हाई एमसी कर्व इज यू शेप। आज के बाद कभी ये मत बोलना शुरू में गिरता है फिर बढ़ता है, ऐसा यू कर्व होता है ऐसे, ये दिस इज नॉट द रीजन। यहां तक बात सबको समझ में आती है? एवरीबॉडी प्लीज ओपन ए वेबकैम। जिनको समझ में आ Yes, गई वो sir. अपने कैमरास ओपन कर लीजिए अब जल्दी से। जिनको समझ में आ गई कैमरा ओपन हो जाना चाहिए उसका, प्लीज प्लीज प्लीज। यस साहब, सवाल कर सकते हैं। Sir, can you please define what is MPL exactly? Because मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एक additional one. मिनट, एक मिनट, ये एमपीएल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। एक लेबर और लगाएंगे तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा? Okay, सर, मैं ऐसे उल्टा सोच रहा था कि एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो एक लेबर और लगाएंगे तो आउटपुट कितना बढ़ेगा? दिस इज एमपीएल। ओके सर। ठीक है? यस सर। अब सुनो बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी चीज सीखोगे आज। एक रैशनल प्रोड्यूसर कभी स्टेज 1 में काम करेगा नहीं।
स्टेज 3 में काम करेगा कभी नहीं, कहाँ काम करेगा, 2 में करेगा ना। यानी एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा किस पे काम करेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग सेक्शन ऑफ एमपीएल विच इज पॉजिटिव। एक रैशनल प्रोड्यूसर सिर्फ कहां काम करेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव सेक्शन ऑफ एमपीएल, और यू कैन से अपवर्ड स्लोपिंग सेक्शन ऑफ एमसी। हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग सेक्शन ऑफ एमसी पे ही आप काम कर सकते हो, वरना काम नहीं कर सकते। से यस और नो? यस सर। मानते हैं इस बात को? अब मैंने आपको समझाने के लिए एक ऐसे, देखो मैं भी, मुझे पता है दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन का फंक्शन दे रखा है, बट मैं उसको स्ट्रेट लाइन भी ले सकता हूं। मान लीजिए, सुनना बहुत ध्यान से, अब आपको रीजन थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि एमसी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बड़े ध्यान से समझना। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा आउटपुट, अगर आप एक आउटपुट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, बताओ आपकी मार्जिनल कॉस्ट। एक रैशनल प्रोड्यूसर सिर्फ यहां काम करता है जी, सिर्फ यहाँ पे सेकंड फेज में। बताइए आपकी लगातार एमसी बढ़ेगी कम होएगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी ना। मैंने आपसे बोला, आपने फर्स्ट आउट बनाया, योर एमसी इज 10, अगला बनाया योर एमसी इज 11, अगला बनाया एमसी इज 12, अगला बनाया एमसी इज 13, अगला बनाया एमसी इज 14, अगला बनाया एमसी इज 15, अगला बनाया एमसी इज 16। मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। पहला यूनिट बनाने की आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए। दूसरा बनाने की 11, मतलब 11 एक्स्ट्रा लगे, टोटल कितना हो गया, 21। तीसरा बनाओगे तो 12 एक्स्ट्रा लगेंगे, टोटल कितना हो गया, 33। समझ में आना कहानी ये? यति जी मान लो आप एक फर्म हो, यू आर एस फर्म एंड दिस इज योर डेटा। मैं आपके पास आया, मैंने कहा मैडम मेरे को एक आउटपुट दे दो 6 रुपए में, दे दोगे? 6 रुपीज में? से ऐसा नो, देंगे नहीं देंगे? No, no, क्यों? sir, because my marginal cost is, तब sir, मेरी one कॉस्ट unit 10 रुपए आ रही है। Yeah, मैं कहा मैडम 9 रुपए का दे दो, दोगे 9 रुपीज में? no, sir, नहीं। मिनिमम कितना पैसा चाहिए, 10 रुपए। minimum to 10. मिनिमम 10 चाहिए। मैं मैडम एक काम Yes. करो ना, 20 रुपए ले लो, 2 दे दो, खत्म करो आप। No, sir. नहीं, क्यों नहीं? Sir, क्योंकि 21 हो जाएंगे. एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू टीच यू। अगर बाजार में प्राइस आया 10 रुपए, यदि जी आप जवाब दीजिएगा, सब सुनेंगे ध्यान से। अगर बाजार में मार्केट प्राइस 10 रुपए है, क्या आप पहला यूनिट बेच दोगे, यस और नो? Yes, sir. यस, 10 रुपए में बेच सकते हैं। आपने कहा जी क्वांटिटी सप्लाइड 1, मैंने कहा 10 रुपए में दूसरा भी दे दे, कहती नहीं दूंगी। मैं क्यों? कहते दूसरे को बनाने की कॉस्ट 11 आती है। लेकिन अगर बाजार में प्राइस 11 हो गया तो ये भी दे देंगे और ये भी दे देंगे, तो कितनी सप्लाई दोगे? 2 यूनिट्स। मैंने कहा अच्छा मैडम एक काम करो, मेरे से ना 11 इंटू 3 33 रुपीज ले लो, और मेरे को तीनों दे दो। सॉरी, 11 रुपए के हिसाब से 3 दे दो, दोगे? Yes, sir. अब मैंने कहा जी प्राइस आया 12 रुपए, ये दे दोगे? यस। ये दे दोगे? यस। ये दे दोगे? यस। कितनी सप्लाई करोगे? 3। अब मेरा आप सबसे सवाल है, सुनते रहना बहुत ध्यान से। जब प्राइस 10 था तो तुमने कहा जी मैं एक ही सप्लाई करूंगा, दूसरी सप्लाई आपने क्यों नहीं दी थी? क्योंकि दूसरे की कॉस्ट ज्यादा आ रही थी। आप 10 रुपए में कैसे बेच सकते हो? मैंने कहा चल 11 में ये भी दे दे, आपने तो 11 में आप ये दोगे, ये नहीं दोगे, क्योंकि तीसरी की कॉस्ट और ज्यादा है। समझ पा रहे? तो तुम्हारे को बचपन में क्या पढ़ाया गया, बेटा जब प्राइस बढ़ा ना तो तेरे प्रॉफिट बढ़ गए। साले प्रॉफिट नहीं बढ़े, अगले बनाने की कॉस्ट ज्यादा आती है, अगला आउटपुट बनाने की कॉस्ट ज्यादा आती है, बिकॉज राइजिंग एमसी पे बैठा हुआ हूं मैं, अपवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल कॉस्ट पे बैठा हुआ हूं टू प्रोड्यूस एडिशनल आउटपुट
माई कॉस्ट विल बी मोर, इसलिए मैं उसको बेचूंगा भी तब जब प्राइस मुझको ज्यादा मिलेगा। तो मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा, मैं अपनी कॉस्ट की रिकवरी कर रहा हूं। समझ में आई कहानी दोस्त? अगला आउटपुट बेचने के लिए पैसा ज्यादा क्यों चाहिए? प्रॉफिट के लिए नहीं, अगला बनाने की कॉस्ट ज्यादा आती है। अगले बनाने की कॉस्ट क्यों ज्यादा आती है? बिकॉज एक रैशनल प्रोड्यूसर राइजिंग एमसी पर बैठा होता है। अगला बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी, इसीलिए मेरे उसको बेचने के लिए प्राइस ज्यादा चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं आ रही? यस सर। और बात बचपन में तुमको क्या सिखाया गया? अब मैं बताता हूँ बचपन में क्या सिखाया गया। तुम्हारी मैडम तुम्हें तो क्या सिखाया था बेटा? मान लो 10 रुपए प्राइस है, इसमें कुछ कॉस्ट होगी कुछ प्रॉफिट होगा। मान लेते 8 रुपए का कॉस्ट है, 2 रुपए का प्रॉफिट है। अभी तो आपको 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आप कम बेच रहे हो। जब प्राइस 11 हो गया, कॉस्ट तो बेटा 8 ही रही, देखो प्रॉफिट 3 हो गया। प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना, ज्यादा बेचो। अच्छा, और प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट तो बेटा 8 ही रही, प्रॉफिट 4 हो गया, और बेचो। किसने बोला कॉस्ट कांस्टेंट है? हु टोल्ड यू कॉस्ट इज कांस्टेंट एट ऑल द आउटपुट? कॉस्ट हर आउटपुट पे आपकी बढ़ती जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कॉस्ट इज नॉट कांस्टेंट, कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। कहते हैं क्यों बढ़ रही है? अरे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बढ़ा रहा है कॉस्ट को लगातार, इसीलिए बेचूंगा भी अगला आउटपुट तब जब मुझको प्राइस क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ये बात सबको समझ में आती है, हाँ या ना? यस बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर। अब एक बात सुनना बहुत ध्यान से। जब मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाया था, जिसने पढ़ा वो इसे याद करेंगे। जिसको मैंने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ाया था तो मैंने आपको एक टर्म सिखाई थी जी। उस टर्म का नाम था रिजर्वेशन प्राइस। क्या नाम था? रिजर्वेशन प्राइस क्या था? किसी आउट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू था, किसी भी कमोडिटी के लिए मैक्सिमम जो मैं पैसा पे कर सकता हूं, द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन पे फॉर एनी कमोडिटी इज रिजर्वेशन प्राइस। और वो क्या हुआ करता था? मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सबको याद है ना? किसी कमोडिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैं पैसा पे कर सकता हूं, उसे क्या कहते थे? रिजर्वेशन प्राइस। अरे हाँ ना तो बोल लिया करो। उसे क्या कहते थे? रिजर्वेशन प्राइस। सबको याद है इतनी बात? यस सर। यस सर। मैक्सिमम अमाउंट की कंज्यूमर, मान लो मैं कंज्यूमर कहता जी इस फोन के लिए आप मैक्सिमम कितने बेच सकते हो? मैं मैक्सिमम 1 लाख दे सकता हूँ। कहते उसके ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा जी। तो 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट जो था उसको रिजर्वेशन प्राइस। सिमिलरली प्रोड्यूसर के लिए एक मिनिमम प्राइस होता है कि इससे कम में मैं बेचूंगा नहीं, इससे कम में मैं इस सामान को नहीं बेचूंगा। वो मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम प्राइस क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। मिनिमम प्राइस जो मुझे चाहिए इसको बेचने के लिए, इससे कम में नहीं बेचूंगा। क्यों नहीं बेचेगा इससे कम में? अरे भाई मेरे को लॉस हो जाएगा, मेरी खुद की कॉस्ट इतनी है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। अब एक बात बता, सुनना ध्यान से। अगर प्राइस इसमें 13 रुपए हो जाए तो आप 4 बेच दोगे, प्राइस 14 हो जाए तो आप 5 बेच दोगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब सुनते रहना बहुत 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 ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया। देखो जी, मान लो बाजार में प्राइस आया 12 रुपए। प्राइस तो कांस्टेंट आएगा ना कोई प्राइस। अगर प्राइस 12 रुपए आया, बताओ आप कितने यूनिट्स सप्लाई करोगे? 3। 3। एग्री करते हो? पहले यूनिट को मिनिमम कितने रुपए चाहिए थे बेचने के लिए? 10। 10। कितने मिल गए? 12। कितने एक्स्ट्रा मिले? 2। 2। दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। गलती से भी इसको प्रॉफिट मत बोलना, बस ये प्रॉफिट नहीं है। प्रूव करूंगा प्रॉफिट क्यों नहीं है।
इट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। जितने में हम मिनिमम बेचना चाहते, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, उसके ऊपर जो भी मुझे मिल जाए वो सारा मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस। सेकंड को बेचने के लिए मिनिमम कितना चाहिए था? 11, मिल गया 12, एक्स्ट्रा कितना? 1। तीसरे को बेचने के लिए मिनिमम कितना चाहिए था? 12, मिला भी कितना? 12, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आगे हम बेचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बेचेंगे? चाहिए भी 13, मिल रहा 12, विल नॉट सप्लाई। गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए अगले के अंदर हमने बोला योर प्राइस मान लो 14 रुपीज है, सपोज प्राइस इज 14। पहले को बेचने के लिए मिनिमम 10 चाहिए, मिलता है 14, तो प्रोड्यूसर सरप्लस, पीएस का मतलब प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? 4, 3, 2, 1, 0, आगे हम बेचेंगे। समझ में आती है बात? बोलो हाँ या ना। बोलो यस बोलो सर। हाँ। Yes, sir. यहाँ पे प्राइस मान लो आया हमारे पास 15, और हमने कहा प्रोड्यूसर सरप्लस 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये हम बेचेंगे नहीं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। जितना प्राइस किसी कमोडिटी को बेचने के लिए हमें चाहिए, उसके ऊपर जो भी हमें मिलेगा, एक्सेस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज सेड टू बी द प्रोड्यूसर सरप्लस। अब बस एक सवाल यहाँ पे आपके दिलों में सबके आ रहा होगा कि सर ये प्रॉफिट क्यों नहीं है? आप इसे प्रॉफिट के लिए मना कर रहे हो कि ये प्रॉफिट नहीं होता, ये प्रोड्यूस सरप्लस है, ये प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहे? प्रॉफिट बोलो ना आप इसे सीधा सीधा। जो मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर जो मिला है वो प्रॉफिट होना चाहिए, आप इसे प्रॉफिट क्यों नहीं कहते? आप सरप्लस सरप्लस कर रहे हो इसे। यस साहब, यही सवाल था आपका भी? नहीं सर, था तो कुछ और बट ये नहीं था। कोई नहीं, आप पहले अपना सवाल पूछिए। सर मेरा डाउट है मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड कि अगर हम कोई भी कमोडिटीज बल्क में बनाते हैं तो उसकी एवरेज कॉस्ट तो फिर गिरनी चाहिए ना। तो यहाँ एवरेज पे कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट है। इज दिस एवरेज कॉस्ट? इट्स मार्जिनल कॉस्ट। ओके एवरेज कॉस्ट अलग होता है, मार्जिनल कॉस्ट अलग होता ओके सर। है। अब एक बात सुनना, एक एग्जाम्पल हो दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जी, ध्यान से सुना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, बहुत ज्यादा, एक ही बार में समझ जाना। मैंने कहा जी आउटपुट है मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5। मार्जिनल कॉस्ट 0 पे डिफाइन होती नहीं है। कहते जी इस पे 10 रुपए, इस पे 11 रुपए, इस पे 12 रुपए, इस पे 13 रुपए, इस पे 14 रुपए। कहता है फिक्स कॉस्ट है कुछ? मैंने कहा है भाई, फिक्स कॉस्ट भी है मेरी। कहते कितनी है फिक्स कॉस्ट? मैंने कहा 5 रुपए। कितनी है? 5 रुपए। इट रिमेन्स सेम ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट लेवल। यस सर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज। लेट्स सपोज अब प्राइस मेरा आ गया 12 रुपए का। सुनते रहना ध्यान से भैया। जो दो कॉलम मेरे मेन है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये प्राइस। पहले आउटपुट को बेचने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए थे? हमें टोटल कॉस्ट नहीं देखनी होती, सुन लो, हमें क्या देखनी होती है? मार्जिनल कॉस्ट। वी विल नेवर कंपेयर फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, विल कंपेयर फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्ट। पहले आउटपुट को बनाने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए मेरे को? 10 रुपए। कितना चाहिए? 10 रुपए। बिकता कितने में है? 12 रुपए में। कितने एक्स्ट्रा मिले? तो 2 रुपए। तो मैंने कहा 2 रुपए क्या है बेटा? ये Producer surplus. प्रोड्यूसर सरप्लस। मैंने कहा भैया ये 2 रुपए का प्रोड्यूसर सरप्लस है। दूसरे के लिए कम से कम कितना चाहिए? 11। दूसरे के लिए कम से कम कितना चाहिए बेटा? 11। मिलता है 12, 1 रुपए का सरप्लस, यहाँ कोई सरप्लस नहीं, और आगे हम बेचेंगे नहीं जी। एट द प्राइस ऑफ 12 द फर्म इज विलिंग टू सेल 3 यूनिट्स, राइट? अगर 12 रुपए प्राइस है तो सप्लाई कितने दे रहे हो आप? 3 यूनिट सप्लाई दे रहे हो या नहीं दे रहे? यस सर। Yes. अगर मैं अब यहाँ पे आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, 3 यूनिट्स बेचे एट द रेट ऑफ ₹12 ईच,
यस और नो? तो 36 रुपये आपके Yes. रेवेन्यू आया या नहीं आया बताइए। Yes, sir. और टोटल कॉस्ट की अगर बात करें, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट। 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? ये इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं है बताइए। हाँ जी, 33। यस सर। टोटल कॉस्ट इज 38 रुपीज। तो वैसे देखा जाए तो कायदे से आपको लॉस हो रहा है 2 रुपए का, प्रॉफिट नहीं है। तो सरप्लस अगर देखोगे तो 3 रुपए का क्या है, रिड्यूसर सरप्लस है। क्योंकि प्रोड्यूसर सरप्लस जो निकल रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर निकल रहा है। आपकी तीनों की वेरिएबल कॉस्ट मिला के 33 थे, आपको मिल गए 36, एक्स्ट्रा मिले 3 रुपए, ये आपका सरप्लस है। और जबकि प्रॉफिट जो होता है वो आता है टोटल कॉस्ट के ऊपर। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो चार्ज कर रहा है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? आयुष्मान जी हैंड रेज्ड है, सवाल करिए प्लीज। सर अपने सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट पे क्यों कैलकुलेट करा, टीएससी क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो मैंने खर्च कर ही दिए, ये तो खर्च हो गए। अब इसका मुझे मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा वो खाली मेरे मार्जिनल कॉस्ट की रिकवरी होनी चाहिए। फिक्स कॉस्ट मैंने खर्च कर दी, इट इज वंस इट इज स्पेंड इट विल नॉट रिकवर्ड। आई हैव टू टेक डिसीजन ऑन द वेरिएबल कॉस्ट ओनली। मार्जिनल कॉस्ट पे डिसीजन लिया जाता है। मैं छोटी सी एक बात समझ लो ध्यान से, ध्यान सुनिए। आपने क्या किया, एसी बनाने की एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाई, एसी बनाने की बड़ी फैक्ट्री लगाई और उसकी कीमत आई 100 करोड़ रुपए। भाई एसी बना रहे हो तो मशीनें लगी, बहुत कुछ लगा, 100 करोड़। ठीक है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है मशीन मशीन की सबकी। पहला एसी आपने बनाया, उसमें रॉ मटेरियल लेबर वेबर लगा 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000। मैं आपकी फैक्ट्री में चला गया, मैं कहा भाई साहब एक एसी दे दो। कहता है 100 करोड़ प्लस 50,000। मैं पागल वागल हो गया क्या? कहता मेरी फिक्स कॉस्ट है बे, पैसे दे, 100 करोड़ रुपए बनना एसी नहीं दूंगा। बिकेगा आपका एसी? नहीं ना। आप बोलोगे जो 100 करोड़ लगे वो लग गए, ठीक है, धीरे धीरे उसकी रिकवरी सोचेंगे फ्यूचर में। अभी फिलहाल जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है एक एसी को बनाने की 50,000 की, वो तो रिकवर हो। यस अगर आप पहले ही आउटपुट में कहोगे जी मेरे पूरे प्लांट की कॉस्ट 200 करोड़ रुपए लगी है, तो तुम्हारा एक प्रोडक्ट नहीं बिकना। यू कांट टेक डिसीजन ऑन द फिक्स कॉस्ट। फर्म हैज टू टेक डिसीजन ऑन द वेरिएबल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट का ही एलिमेंट है मार्जिनल कॉस्ट। ये बात सब समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप लोग? Yes, sir. गाइस, Yes, sir. भेजे में कुछ बात घुसती है या नहीं घुसती है? तो जो भी आउटपुट की मार्जिनल कॉस्ट होती है, दैट इज द मिनिमम प्राइस विच अ फर्म नीड टू सेल दैट आउटपुट। किसी भी आउटपुट की सप्लाई करने के लिए जो मिनिमम आपको प्राइस चाहिए बेटा, वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट होता है, ना कि टोटल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ। जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, इधर देखिए बच्चे ध्यान से, जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट लेस की जाती है। और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लेस करते हैं और फिक्स कॉस्ट भी लेस करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोड्यूसर सरप्लस अब मैं आपको समझाऊंगा। ये सब रफ वर्क था, इट इज ऑल रफ वर्क। नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, राइट? नाउ अब मेरा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। ये पिछला जो भी हमने पढ़ा है वो सब रफ में था जी। प्रोड्यूसर सरप्लस देखिए ध्यान से। किसी भी कमोडिटी को, किसी भी आउटपुट को बेचने के लिए जो मिनिमम प्राइस चाहिए होता है किसी भी फर्म को, क्या बोलते हैं उसे? बताओ क्या बोलते हैं उसे? Marginal cost. मार्जिनल कॉस्ट का।
राइट? क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं वापस एक बार रिवर्स गियर लगा रहा हूँ और आपको एक जलवा दिखाऊंगा इकोनॉमिक्स का, बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सप्लाई स्केड्यूल है जी। हाँ जी, इसलिए Yes, आपने sir. बोला जी मार्केट प्राइस अगर 10 है तो वी विल सप्लाई ओनली 1 आउटपुट, मार्केट प्राइस अगर 11 है तो वी विल सप्लाई 2 आउटपुट, मार्केट प्राइस 14 है तो वी विल सप्लाई। ये सप्लाई स्केड्यूल है या नहीं है? Yes, sir. अगर हम इसको प्लॉट करेंगे डायग्राम पे तो क्या निकल के आएगा बताइए? सप्लाई कर बनेगा ना यहाँ से। यस सर। Yes, sir. पहली क्वांटिटी के लिए कितना प्राइस चाहिए? 10। दूसरे के लिए कितना चाहिए भैया? 11। तीसरे के लिए कितना चाहिए भैया? 12। ये सप्लाई करवा गया। अगर मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करोगे साला सेम नहीं आएगा। इसलिए संदीप गर्ग की किताब में तुमने एक स्टेटमेंट लिखी, जरूर पढ़ी, समझ नहीं आई होगी लेकिन लिखी थी, राइजिंग सेक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज नथिंग बट द सप्लाई कर्व। लिखा है उसने अपनी किताब में लेकिन समझाया नहीं बस। राइजिंग सेक्शन ऑफ एमसी इज सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। याद है लिखा हुआ किताब में, बोल्ड करके लिखा हुआ था। Yes, sir. R booster. हाँ, तो ये सप्लाई कर्व भी है और यही आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी है। ऑब्वियसली कुछ अजम्पशंस होती है इसके पीछे, हाँ अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा आप लोगों के साथ। तो सप्लाई कर्व भी और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक ही होता है एक्चुअली, बट पूरा एमसी नहीं, सिर्फ कौन सा, जैसे मान लो ये पूरा एमसी है, ये पूरा सप्लाई कर्व नहीं है, सिर्फ ये वाला। उसके पीछे भी एक अजम्पशन होती है जो एवीसी के ऊपर होती है, लेकिन अभी मैं एवीसी इन्वॉल्व नहीं कर रहा, आप भी मत करिए। ये सप्लाई कर्व है, इतना सेक्शन है। नाउ कम टू दी प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो ध्यान से प्लीज, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से, लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मैंने कहा भाई ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है या ये सप्लाई कर्व है। आपने प्राइस लगाया, प्राइस लाइन, आपने कहा ये प्राइस लाइन है जी। पहले आउटपुट को बेचने के लिए आपको मिनिमम कितना पैसा चाहिए? इतना, जो आपका एमसी आपको अलाउ करता है। मिल सौ गया का आपको है। ज्यादा, मिल गया आपको ज्यादा, तो ये एक्स्ट्रा क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूस सरप्लस। इस मान लो ये नंबर 3 आउटपुट है, ये इसको बेचने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए? इतना, जो एमसी अलाउ करता है। मिल गया आपको ज्यादा, ये सारा क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इसके बाद तो हम नहीं बेचेंगे ना, क्योंकि इसके बाद अगर कोई आउटपुट आप बेचते हो तो जो मिनिमम पैसा आपको चाहिए वो है ज्यादा और मार्केट प्राइस है कम, तो यू विल नॉट सेल दैट आउटपुट, यू विल नॉट सप्लाई दैट आउटपुट, राइट? तो इतना आउटपुट आप बना रहे क्यों ही? और ये जो पूरा एरिया निकल के आपका आ रहा है, ये वाला, दिस एरिया इज व्हाट? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो वट एवर यू आर गेटिंग अबव योर मार्जिनल कॉस्ट, गेटिंग माय पॉइंट, जो भी मार्जिनल कॉस्ट के बेटा ऊपर आपको मिल रहा है वो सारा क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज व्हाट? एरिया बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर्व। एरिया बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव दी, अब उसे सप्लाई कर्व कह दीजिए या मार्जिनल कॉस्ट कर्व कह दो, एक ही बात होती है। मार्जिनल कॉस्ट इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज एमसी के दो सेक्शन होते हैं, डाउनवर्ड भी होता है अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड वाला हमें कंसिडर नहीं करना है ना। तो सप्लाई के ऊपर और प्राइस लाइन के बीच में जो एरिया होगा दैट इज हैड टू बी द प्रोड्यूसर सरप्लस। यहां तक की बात जिसको समझ में आ गई है,
एक बार थम्स अप या हार्ट या कुछ भी, गिव सम इंडिकेशन दैट वी आर गेटिंग एनीथिंग। एवरीबॉडी प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट लाइक कंज्यूमर सरप्लस, मैंने 3 कैटेगरी सिखाई थी वहां पे, एक तो स्ट्रेट लाइन, एक नॉन लीनियर और एक स्टेप स्टेप वाला, याद है सबको? वही 3 कैटेगरी यहाँ पर है। तो अगर अब देखो, मान लो सप्लाई कर्व की इक्वेशन दे रखी है, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के कर लोगे ना ये? हाँ जी, ट्रायंगल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते, बताइए। यस सर। अगर आपको कोई नॉन लीनियर फंक्शन गिवन होगा, देखो मैंने आपको करवाया था ये भी, अगर आपको याद हो तो, मान लो मैंने कहा भाई ये मेरा सप्लाई कर्व है और ये प्राइस लाइन हो गई, ये सारा एरिया क्या हो गया आपका? कंज्यूमर सरप्लस हो गया जी, सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। ये निकाल सकते हो, निकाल सकते, इंटीग्रेशन से निकाल लेना। कर लेंगे इतना काम, नहीं कर लेंगे? यस सर। और अगर आपको स्टेप वाला दे रखा हो, ध्यान से देखिएगा, मान लो वो कहते हैं जी आउटपुट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, मार्जिनल कॉस्ट आपको दे रखी है, ठीक है? या कभी कभार बोलते हैं वैल्यू टू सेलर, सेलर को उसकी कितनी वैल्यू पड़ रही है, वैल्यू टू सेलर मतलब क्या होता है, उसकी कितनी कॉस्ट आई। कहता है इसकी कॉस्ट 5 रुपए थी, इसकी 7 रुपए थी, इसकी 10 रुपए थी, इसकी 12 रुपए थी, इसकी 13 रुपए थी, इसकी 14 रुपए थी, कुछ भी दिखा सकता है वो। तो क्या करेंगे हम, अगर टेबुलर फॉर्म में गिवन है तो? सीडी याद है, सीडी बनती थी, कौन सा गुड़ था ये? एनीवन, कौन सा गुड़ था ये? याद दिलाओ जी, Discrete कौन? good. हाँ, डिस्क्रीट। 5, फिर मान लो ये 7 हो गया, उसके बाद 10 हो गया जी तीसरे का, चौथे का 12 हो गया, पांचवे का 13 हो गया, मान लो ये 13 है, और छठे का 14 हो गया जी। मान लो मार्केट प्राइस आया 9 रुपए, मार्केट प्राइस, पहले यूनिट को बेचने के लिए कम से कम चाहिए थे 5, मिल गए 9, बेच देंगे। दूसरे को बेचने के लिए मिनिमम कितने चाहिए थे? 7, बेच देंगे 9 में। तीसरे को बेचने के लिए कितने चाहिए थे? 10, मिलते हैं 9, नहीं बेचेंगे। तो सरप्लस हमारे पास सिर्फ ये एरिया हुआ ना बेटा? हाँ जी, ये नहीं बेचेंगे, ये नहीं बेचेंगे, ये नहीं बेचेंगे, ये नहीं बेचेंगे, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ? 4 रुपए का यहाँ हुआ, 2 रुपए का हुआ, तो टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया? 6। समझ में आती है कहानी, नहीं आती? यस गाइस। यस सर। अकेला अकेला बोल रहा हूँ, पल्ले रिवाइज कर रहा हूँ मैं, तुम्हें कुछ भेजे घुस रहा नहीं घुस रहा? से समथिंग समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब एक बार मैं कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है? जब हमने कंज्यूमर सरप्लस किया था उससे कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब मैंने कंज्यूमर सरप्लस बेटा आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया ये, कंज्यूमर सरप्लस आएगा डिमांड कर्व से, और डिमांड कर्व आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। और मैंने कहा था डिमांड कर्व इज नथिंग बट द एमयू इन टर्म्स ऑफ रुपीस, याद होगा? तो पहले मैंने आपको ये सिखाया, इससे डिमांड कर्व डिराइव किया, फिर मैंने बोला भाई डिमांड कर्व के नीचे प्राइस लाइन के ऊपर बीच का जो एरिया कंज्यूमर सरप्लस, ये लीनियर वाला डायग्राम हो गया, और ये फिर नॉन लीनियर वाला हो गया, और ये डिस्क्रीट वाला हो गया। जब मेरे पास टेबुलर फॉर्म गिवन होगी तो मैं ऐसे चलूंगा जी, कोई दिक्कत? सिमिलरली प्रोड्यूसर सरप्लस आना है,
प्रोड्यूसर सरप्लस में सप्लाई कर्व चाहिए। सप्लाई कर्व कहां से आएगा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व से आएगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहां से आएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट से आएगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट कहां से आएगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से आएगा। तो इसलिए पहले मेरे को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से एमपी निकाला, एमपी को रिश्ता लगाया एमसी के साथ, फिर एमपी से एमसी निकाला, फिर इस बात को प्रूव किया कि जो एमसी कर्व होता है वही आपका सप्लाई कर्व होता है। फिर जाके मैंने यहाँ पे आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। अमाउंट प्रोड्यूसर नीड्स एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट जो चाहिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्जिनल कॉस्ट। उसके ऊपर जो मिला वो सारा प्रोड्यूसर सरप्लस। एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज नॉट एट ऑल द प्रॉफिट लेवल, बिकॉज प्रॉफिट में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों सब्ट्रैक्ट की जाती है। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोड्यूसर सरप्लस वी हैव टू कंसीडर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट व्हिच गिव्स पर यूनिट वाइज मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे 3 कैटेगरी है, ये लीनियर वाले की हो गई, ये नॉन लीनियर वाले की हो गई, और ये आपका अगर आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा गिवन है देन यू विल गो like this. Am I clear on this, guys? यहां तक कोई डाउट प्लीज रेज हैंड एंड आस्क। यहां तक कोई भी डाउट हो प्लीज रेज हैंड एंड आस्क योर क्वेरीज प्लीज। तो यहां पर आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का टॉपिक बेटा खत्म।